हेलो कुंदन जी, हाउस यू? सर बढ़िया, नमस्ते सर। परफेक्ट, नमस्ते। कुंदन जी, कौन से स्टेट जुडिशरी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर एमपी। मध्य प्रदेश का। जी सर। ओके। और ये आपका पहला अटेम्प्ट है? नहीं सर, दूसरा अटेम्प्ट है। कौन सी भाषा में आप कंफर्टेबल फील करेंगे, हिंदी या इंग्लिश? सर हिंदी में। हिंदी के अंदर कंफर्टेबल जी फील सर। करेंगे। ओके। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, राइट? जी सर। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है? सर ऐसा प्रावधान तो नहीं किया गया है। तो फिर ये कहाँ से आया, ये इसका लीगल स्टैंड कहाँ से आया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी? सॉरी सर। चलिए, संविधान में भाषा के संबंध में कोई स्पेशल प्रोविजन है? सर शेड्यूल में दिया गया है सर, इसके संबंध में। कौन से शेड्यूल की बात कर रहे हो? सर अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 के अंदर उसमें वर्तमान कितनी भाषाओं को जोड़ा जा चुका है? सर 22 भाषाएं सर। और अंतिम संशोधन इसमें कब हुआ था और कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? सॉरी सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होती है जी वो इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, अन्य भाषा भी हो सकती है, या हिंदी में चल रहा है? सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सर इंग्लिश भाषा है सर। आपके मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर कौन सी भाषा जो है वो प्रिवेल होती है, हिंदी या सर इंग्लिश? इंग्लिश। इंग्लिश होती है। तो आपने कभी इस बात को फील किया कि कहीं की मतलब आप जो है एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट को सिर्फ इस कारण अच्छे से नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं? जी सर। तो जी वहां पर सर। फिर आपने क्या एक इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी अपने लिए कुछ प्लान किया है कि भाई ये तो गलत है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये चीज, तो हमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, ऐसा आपने कभी फील किया, ऐसा आपको लगा? नो सर। क्यों? आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा भी है, तो अगर आप जाना चाहें तो क्या जा सकते हो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? है कोई ऐसा सर प्रोविजन जो आपको अलाउ करे इस बारे में? सर हाई कोर्ट में इंग्लिश चलती है, पर जो निचली अदालत है सर, वहां पर हिंदी माध्यम में ही कार्य किए जाते हैं सर। अच्छा, चलो मान लेते हैं कि आपके लिए हिंदी भाषा में आप हाई कोर्ट चले भी गए, तो जी हाई सर। कोर्ट किस ग्राउंड पे आपको मना कर देगा कि नहीं, कुंदन कुमार जी, आपका जो प्ली है ये जो है जस्टिफिएबल नहीं, वी विल नॉट एंटरटेन? संविधान में ऐसा है कोई प्रावधान जिसके आधार पर हाई कोर्ट आपके बात को मना कर देगा? सॉरी सर। चलिए, आपकी दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर या सिविल प्रक्रिया संहिता, किसके अंदर अच्छी मतलब आपको लगता है पकड़ आपकी मजबूत है? सर प्रयास कर सकता हूँ सर मैं, हम्म। दोनों में सर। अच्छा, दोनों दंड प्रक्रिया संहिता में भी कर सकते हैं और सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर भी कर सकते हैं। जी सर। चलिए, अपने स्तर से कुछ जितना। ऐसे 5 मुद्दे मुझे बताओ जो आपके दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर भी है और सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर भी है, कुछ ऐसे 5 मुद्दे आप इसको कॉमन हेडिंग के रूप में भी बता सकते हैं मुझे। यस। सर अपील जो प्रोविजन है वो सर सीपीसी में भी है और सीआरपीसी में भी दिए गए हैं सर। और सर रिवीजन का प्रोविजन भी है सर। और और रिवीजन को क्या कहूंगा मैं हिंदी में? सर पुनरीक्षण। और सर अभी सर प्रतिकर के बारे में, जुर्माना, कंपनसेशन, प्रतिकर। कंपनसेशन। जी सर। और सर अभी याद नहीं आ पा रहे। चलिए, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, प्रतिकर। जी ठीक सर। है, प्रतिकर की मांग को लेकर सिविल प्रक्रिया के अंदर और दंड प्रक्रिया के अंदर एक अहम जो अंतर है वो क्या है? जैसे उदाहरण के लिए सिविल के अंदर क्या आप इसको वाद के ढांचे के अंदर ही मांग सकते हो, और वैसा क्या क्रिमिनल में भी होता है, या क्रिमिनल में कुछ ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर भी है जहां पर कोर्ट आपने मांगा नहीं है फिर भी आपको दे देगा? प्रतिकर को लेकर स्पष्ट कीजिए, क्या इसमें वस्तु स्थिति है कानून की? सॉरी सर। चलिए, अशोक सर। हाँ,
हाँ कुंदन कछवा जी, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं? जी सर। हाँ, तो मैं एक छोटा सा आपसे पहले एक लीगल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अभी जी सर। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट से एक न्यायाधीश स्थानांतरित होकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आए हैं। उन जज साहिब का नाम आपको ध्यान है? सॉरी सर। कोई बात नहीं, ओके। अब दूसरा आप ये बताइए, ये जमानत के प्रावधान सीआरपीसी में कौन से चैप्टर में है? सर 33 में। 33 में है। जी सर। तो 33 के अंदर जो प्रावधान है वो आप हमें बताइए कि यदि सपोज कीजिए कि आप इलाहाबाद के निवासी हैं और आपके पास में एक कोई क्लाइंट, इलाहाबाद का क्लाइंट आता है कि साहब मेरे खिलाफ के अंदर एक झूठी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जी सर। तो आप मुझे उससे राहत दिलाइए और हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर लिया जावे, तो उससे गिरफ्तारी से बचने के लिए आप उसे क्या सलाह देंगे? कौन सी जमानत कराएंगे उसकी? सर अग्रिम जमानत के संबंध में प्रावधान है, परंतु सर जो उत्तर प्रदेश है सर, वहां पर एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं किया गया सर। हाँ, बहुत अच्छा है ये। आप तो फिर आप उसे क्या सलाह देंगे? सर भाई उसे बचाना तो है ना, वो कह रहा है मेरे खिलाफ में फॉल्सली इम्प्लीकेटेड मुझे किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? बेल तो होगी नहीं उसकी, जी सर। लेकिन एफआईआर स्टैंड कर रही है, तो उस एफआईआर के लिए क्या करेंगे आप? सॉरी सर। कोई बात नहीं। अब ये बताइए, क्या ये चैप्टर जो 33 है, इसके जी अलावा भी सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें भी जमानत की सुविधा मिल सकती है किसी एक्यूज को? सर 167 में भी है सर जमानत के बारे में। 16 वो क्या कहता है, वो प्रावधान क्या है वो? सर उसमें ये प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी 90 दिन, जो अपराध घटित हुआ है 90 दिन या 60 दिन के अगर इन्वेस्टिगेशन पूर्ण नहीं करता है, तो जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको जमानत का राइट वहां पर मिल जाएगा सर। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। आप ये बताइए, ये 439 सीआरपीसी के अंदर किस किस कोर्ट को ये अधिकार है? सर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को। अब जी सपोज कीजिए कि एक केस के अंदर 5 एक्यूज है और उसमें से एक एक्यूज की जमानत हाई कोर्ट ने ले ली है जी है सर। ना, और रिमेनिंग जो 4 एक्यूज है जी सर। उनमें से किसी ने या सभी ने सेशन कोर्ट के अंदर जमानत के लिए दरखास्त 439 लगाई है, तो क्या 439 उनकी स्वीकार हो जाएगी? सर ये जो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जमानत एक्सेप्ट करे या नहीं करे सर। नहीं, उसमें क्या लिख करके वो खारिज कर सकेगा, जबकि देर आर सिमिलर फैक्ट्स है, एक की हो गई है, अब 4 की लेने में क्या दिक्कत हो रही है? सॉरी सर। कोई बात नहीं, ओके। यस तंसुख सिंह, आप कैरी ऑन कीजिए। आखिरी सवाल आपसे ये है कुंदन जी, जी। हम जब सीआरपीसी पढ़ते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक पक्ष है जिसका नाम है पीड़ित। जी सर। विक्टिम। इस विक्टिम के संबंध में एक जो रिमार्केबल चीज ऐड हुई जो कि मूल सीआरपीसी में नहीं थी, वो कौन से सीआरपीसी के क्रिमिनल लॉ के संशोधन के साथ हुई थी विक्टिम को लेकर? सर धारा 257 सी में पीड़ित प्रतिकर के बारे में जो संबंध प्रावधान किया गया सर। 257 है या 357 है? सर सॉरी सर, 357 सी। और सी है या ए है? सी है सर। तो वो कौन सा संविधान, सॉरी कौन सा आपका दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन था जिसके तहत जो है ये चीज ऐड हुई थी? सर 2013 सर। 2013? जी सर। चलिए, ओके, ठीक है कुंदन जी, आप कनेक्टेड रहिए, अभी आपको फीडबैक देंगे। ओके सर। यस अशोक सर, प्लीज फीडबैक। हाँ कुंदन जी। जी सर। आपको हमने सीआरपीसी के बारे में प्रश्न पूछे, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए। अध्याय 33 ही है उसके लिए, और हमने आपको एक और प्रश्न पूछा था कि इसके अलावा है, वो उसका भी आपने अच्छा आंसर दिया। 167(2) है, वो भी ठीक था।
हमने एक छोटा सा जनरल नॉलेज का इसलिए पूछा है कि आपके आसपास में क्या घटित हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आप अपनी हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के देखिए कि ऐसे कौन से जज है जो हाल ही के अंदर वहां से ट्रांसफर होकर के भी आए हैं, ताकि आपको पता तो चले, क्योंकि अदर हाई कोर्ट से तो आए तो सकते हैं हाई कोर्ट जज, तो अपने को थोड़ा सा ये थोड़ा नॉलेज में रहना चाहिए कि कहाँ से अपने हाई कोर्ट वाले कहाँ गए हैं और अदर हाई कोर्ट वाले कहाँ आए हैं। ये ओनली फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज के लिए हमने पूछा था। तो आपका जनरल नॉलेज भी थोड़ा वाइड होना चाहिए पर्टिकुलर लीगल फील्ड का, तो है ना। यदि आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि आपके चीफ जस्टिस कौन है, तो आप ये बताना तो पड़ेगा ना आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कौन है और कहाँ से आए हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हमने आपको लीगल नॉलेज टेस्ट किया था। ये 439 सीआरपीसी के बारे में हमने आपसे पूछा है, उसमें आप थोड़े से विचलित हो गए हैं। हालांकि आपने ये तो सही कहा है कि देयर आर कॉन्करेंट जुरिडिक्शन टू बोथ ऑफ द सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लेकिन जब हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछी उस समय थोड़ा आप विचलित हो गए कि ऐसी क्या ग्राउंड है जिनके आधार पर एक अभियुक्त की जमानत उन्होंने ले ली है और दूसरे की क्यों नहीं ली जावे, जबकि दोनों को बराबर पावर है। जब बराबर पावर है तो ले ही सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ले तो सकते ही है। अब नहीं लेना है तो यू मस्ट स्टेट दी स्पेशल रीजन, और वो स्पेशल रीजन क्या हो सकते हैं को वो आपको फैक्ट्स टू फैक्ट्स वेरी करते हैं। इसलिए इसके ऊपर काफी मतलब केस लॉ भी डेवलप हो चुका है ना। तो उसको आप थोड़ा केस लॉ अपना खुद का भी देखें, अदर हाई कोर्ट्स का भी देखें और सुप्रीम कोर्ट का भी देखें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किन ग्राउंड्स के आधार पर उनकी बेल खारिज की जा सकती है, स्वीकार की जा सकती है। बाकी ओवरऑल आपका हिंदी मीडियम में आप हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है, आप अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कुंदन जी, सर ने तो आपको काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए ही हैं। अब कुछ थोड़े से नकारात्मक कॉम्प्लीमेंट्स मैं आपको जरूर देना चाहूंगा और जिन पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको वर्क करने की जरूरत है। देखो, भाषा के बारे में आपको संवैधानिकता स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। आपने अनुसूची 8 का तो जिक्र किया, लेकिन जहां पर आपके लिंग्विस्टिक जो प्रोविजन दे रखे हैं वहां पर आप मुझे थोड़ा सा वीक लगे। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आपको उसमें जो वर्क करना पड़ेगा, नंबर 1 चीज, ठीक है। जहां पर आपसे कुछ बेसिक सवाल जब किए जाते हैं, भाई दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता के ऐसे कई प्रावधान है जो सिमिलर हेडिंग्स के हैं, तो कुछ एक आपने पॉइंट्स बताए, और भी कई सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर बन सकते थे। तो वहां पर आपको थोड़ा सा और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्या है कि जब सीआरपीसी को पढ़ाया तो बस सीआरपीसी तक खुद को सीमित रखा है, कभी भी एक बिहाइंड बैक स्टेज पर जाके इस बात को ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको मैं पैरेलली साथ में अध्ययन है जो कर सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा वो, क्योंकि देखो उसमें कुछ नया नहीं करना होता, वो उल्टा आपके लिए काम को क्या करता है, आसान है जो करता है, और आपका माइंड जो है तो आसानी से रिकॉल कर पाएगा। अभी ऐसा इंटरव्यू हुआ था कि कुछ पर्टिकुलर बात जो है आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, ऐसा हुआ था? जी सर, हुआ था ना। तो जब हम अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि एक टॉपिक को भी इस तरीके से मान लो आप लिंक कर दो या उसको आपस में पैरेलल स्टडी कर दो, तो वो वहां पर आपके लिए ऐसा हेल्प करता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो माइंड वो ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा, है ना। जी। एक और चीज, जैसे सर ने जमानत के संबंध में आपसे सवाल पूछा, तो आपने जब 167 का बात कहा, तो 167 के अंदर अगर आप चाहे तो स्पेसिफिक सब सेक्शन का भी नाम बता सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी स्पेसिफिक जो टू द प्रिसाइज आपका जो नॉलेज है ना, वो इंटरव्यू के माइंड को क्लिक करता है कि इस पर्सन को, क्योंकि वो तो एक अपने आप में स्पेसिफिक प्रोविजन डिफॉल्ट बेल का जिसका आपने बात किया, अच्छा स्पेसिफिक प्रोविजन ना, तो आपने पूरा एलोबरेट किया। अगर थोड़ा सा उसमें सेक्शन वाला और ऐड कर देंगे तो कहीं कहीं आपका इंप्रेशन जो है वो इंटरव्यू में अच्छा रहेगा। एक शब्द होता है सहज, है ना। आपका व्यक्तित्व जो है वो बड़ा सहज है, एंड इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आपका टेम्परामेंट मैंने शुरू से एंड तक कहीं पर भी थोड़ा अप डाउन होते हुए नहीं देखा, एंड दैट्स रियली गुड थिंग। इसी चीज को आप मेंटेन भी करके रखें। बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर थोड़ा आपको वर्कआउट करना है। सर ने जब आपसे सीधे सवाल पूछे तब आप फटाक से जवाब दे रहे हो, थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा जा रहा है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, नहीं, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। हमें दोनों महीने से तैयार खुद को रखना है। और जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप थोड़ा ड्रेसिंग के अंदर और वर्क करेंगे। सिंपल प्लेन शर्ट ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन देखो हम लोग जुडिशियल सेगमेंट के अंदर जा रहे हैं, तो ध्यान रखना। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए दोस्ती उधार लेके भी चले जाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से अपना ड्रेसिंग का भी ध्यान रखना। एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट अप रहता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारे लिए मायने रखता है ना।
इस चीज पे आप वर्कआउट कीजिए, और कोई बात आप पूछना चाहे तो बिल्कुल जज साहब से आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर जैसे कुछ प्रोविजन अगर पूछते हैं क्वेश्चन तो उसमें अगर नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं सर? कोई गलत नहीं है, आपका ये एटीट्यूड देखो मुझे अच्छा लगा। आपने मोस्ट ऑफ सवालों में सॉरी शब्द ज्यादा इस्तेमाल किया है ना, बट कोई बात नहीं, उसमें किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं होता कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जहां पर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल है, जहां से वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, तो वो थोड़ा होना चाहिए। लेकिन नहीं आए तो आप भी सॉरी यूज करें, और तो क्या करें, और भी ऑप्शन नहीं है। ओके, हम्बलनेस के साथ में सर माफी चाहूंगा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो सॉरी के साथ थोड़ा ये वर्ड भी ऐड करो, सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। समझ गए? मतलब उससे उसको लगेगा यार बंदे को आता तो है, ठीक है, अभी किसी कारण से वो वापस याद नहीं कर पा रहा हो, तो वो एक सिंपैथी जो है ना आपके उस शब्द के कारण आपको मिल जाती है। ओके, इस चीज पे आप थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए बाकी कुंदन जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो नमस्कार। देखिए, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो जुडिशियल एग्जामिनेशन का, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिंकिंग टेक्निक से पढ़ना आपके लिए और भी आसान रहेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बेसिक डिटेल बता देता हूँ कि अनअकैडमी ऐप पर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर दो सेगमेंट है, एक आइकॉनिक है और प्लस है। आइकॉनिक में आपके लिए रहेगा एक स्पेसिफिक मेंटोर जो आपको 1-to-1 पर्सनली एक तरीके से प्राइवेट जो है मेंटोरशिप आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। डाउट्स में प्रायोरिटी पे रखा जाएगा आपको, और साथ ही साथ में जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर आपकी कॉपी इंडिविजुअली चेक करके वापस आपको बताई जाएगी, टेस्ट का एनालिसिस जो आपको दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आइकॉनिक के अंदर आपके सामने आने वाला है स्पेसिफिक एक तरीके से फैसिलिटेटेड ट्रीटमेंट। साथ ही साथ में प्लस कोर्स है, आइकॉनिक के अंदर प्लस कोर्स जो है वो आपके शामिल रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके कोर्स के प्राइजेस की, तो चूंकि ये वैलिडिटी बेस्ड प्लान होते हैं, यानी कि आपने अगर 1 ईयर का वैलिडिटी ले रखा है तो 1 ईयर तक जो भी कोर्सेज लॉन्च होंगे जुडिशरी सेगमेंट के अंदर आप उसका एक्सेस है जो कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आप जो है लिंकिंग कोड के माध्यम से उसको ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आइकॉनिक कोर्स का जो आपका सब्सक्रिप्शन रेट है, ऑब्वियसली बात इट्स ऑन हाई पिच, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशनल फैसिलिटी जो मिलती है। अब इनमें आपके 10% जो है वो लेस हो जाएगा, और साथ ही साथ आप क्या कर पाएंगे, लिंकिंग लॉ की जो स्पेशल प्रिविलेज है उनका बेनिफिट है जो ले सकेंगे। बस आपको लिंकिंग कोड के साथ यहाँ पर क्या करना होता है, सब्सक्राइब है जो करना होता। आइकॉनिक के साथ साथ अगर आप प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन रेट देखें तो यहाँ पर 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ। एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, EMI का ऑप्शन है आपके पास में। आप क्या कर सकते हैं, मंथली इक्विटेड EMI के अंदर अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को जो है क्या कर सकते हैं, रेगुलर वे में रख सकते हैं। देखो बहुत ज़रूरी होता है, हमारा स्टडी अगर टाइम पे कंप्लीट होगा, हम एक्सपर्टनेस ले पाएंगे पढ़ाई के अंदर, तो जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी जो बढ़ जाती है। EMI जैसे मान लीजिए आप 24 मंथ कर लेते हैं तो आप 2500 एप्रोक्स मंथली अमाउंट पे करके अपनी क्लासेस कंटिन्यू रख सकते हैं। और जो LLB के स्टूडेंट हैं उनको 18 मंथ या 24 मंथ का प्लान ज़रूर लेना चाहिए अपनी जुडिशियल स्टडी को या फिर APO एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अभी हाल ही में हमारा DGS का मेंस का एक रैपिड लिंकिंग बैच है जो स्टार्ट हुआ दिल्ली जुडिशियल सर्विस के मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, और इस सुपर फास्ट लिंकिंग बैच के अंदर हमारी पूरी टीम जो है वो आपको इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लिंकिंग टेक्निक से देने वाली है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपके लिए जो स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है, स्पेशल क्लासेस बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, आपको अनअकैडमी ऐप पर सिर्फ क्या करना है, लॉगिन करना है लिंकिंग कोड के साथ में, जहाँ पर आपको ये फैसिलिटी, आप इंटरेक्शन के साथ क्लास अटेंड कर पाएंगे, अपना कोई भी डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे, पोल का ऑप्शन वहाँ पर आपके सामने रहेगा, रेज हैंड करके बातचीत वगैरह कर सकते हैं, और भी कई सारी फैसिलिटी यहाँ पर आपके सामने जो है वो रहती है। दिस इज ऑल। और साथ ही साथ में अगर आपको अनअकैडमी ऐप पर किसी भी एजुकेटर के किसी कंटेंट से ऑब्जेक्शन है, देन यू कैन रेज इट्स एज अ बग्स एंड बाउंटी, और इसके लिए बकायदा आपको क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड भी है जो दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप सभी को ये बात जानना रहेगा कि हो सकता है नियर बाय टाइम के अंदर जो है जुडिशरी कोर्सेज के प्राइस को जो हाइक किया जा सकता है। सो डोंट मिस द चांस and get the opportunity as soon as possible.